जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। स्थान दिया एवं प्यार का सम्मान दिया। मैं दीपा पाटिल मेहनत कश इस दुनिया से अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत
सीने पर हक हो सरमायादारी का, क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का, क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया। गाँव में खेती करते, आज यहाँ इकट्ठे हुए किसान सैकड़ों की संख्या में, लेकिन हर दिन तो हम ऐसे इकट्ठे नहीं आ सकते। हमारे गांव में होते, वहाँ भी दूर दूर हमारी खेती होती है, हम वहाँ हमारी खेती इतने मेहनत से करते हैं, तो बाकी के लिए हमारी समस्या के लिए हमें लड़ना है, हमें संघर्ष करना है, सरकार के पास कुछ ज्ञापन देने हैं, उनको कुछ मांगे करनी है। तो हर किसान तो हर साल भर में ये काम नहीं कर सकता। तो सरकार और किसानों के बीच का जो काम है वो काम संगठन करता है, और हम इतने पारदर्शी काम करते हैं कि 10 साल में हमारा एक अनुमान है मिनिमम 5,000 करोड़ ऐसे रुपए हैं जो किसान के घर में नहीं आने वाले थे, लेकिन वो संगठन के माध्यम से आए। ये 5,000 करोड़ अगर 10 साल में हम ला सके तो आगे जाके हमको उसके 50,000 करोड़ करने हैं। अगर ये करना है तो आप सबका साथ लगेगा, और इसमें कोई किसान ऐसा नहीं होगा कि खेती प्याज का करता है और वो ऐसा कहेगा कि मुझे भाव भी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मुझे कि किसी भी भाव में हमारा प्याज बेचेगा तो कोई फर्क नहीं। ऐसे तो कोई किसान नहीं, हर किसान मेहनत करता है, उसको दाम चाहिए। तो हमने एक तय किया है, सीमा तय की है कि प्याज के जो दाम है मिनिमम कम से कम 30 रुपए प्रति किलो, 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, ये हमारा दाम होना चाहिए कम से कम। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक कोई भी साल रहने दो, 30 रुपए से कम हमें दाम नहीं मिलना चाहिए। 30 रुपए से दाम अगर मिलेगा हमारा सुपर क्वालिटी प्याज को, तो केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार उसके नीचे का जो दाम है उसका हमें भरपाई दे दे। चाहे आप में से हमारे में से कोई अगर किसान का प्याज 2,200 रुपए जाता है तो 800 रुपए सरकार डाले उसमें, और ये मांग पूरी हो सकती है। ये दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये जो हो नहीं सकता, हर चीज संभव है, लेकिन वो करने के लिए एक क्षमता रखने वाला संगठन अगर है तो आपकी साथ लगेगी। मैं अकेला या संगठन कुछ नहीं कर सकता, तो आपको ये वो करना है। संगठन के माध्यम से जब पिछले साल में 10 साल में जो काम किए, उसमें हमने बड़ा एक आंदोलन महाराष्ट्र में किया था 2023 में। वहाँ प्याज को दाम मिल रहे थे 200 रुपए से लेकर 500 रुपए तक। तो हमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया। एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी है लासलगांव, वहाँ हमने ऐसा प्रोटेस्ट किया कि पूरा मार्केट बंद कर दिया। बम्बई से जो वहाँ जो सेशन चल रहा था, वो सेशन छोड़कर वहाँ के मिनिस्टर वहाँ आए आंदोलन में, और उन्होंने वो आंदोलन को हमें जो है एक मुख्यमंत्री का जो फोन लगा कर दिया, वो कहा कि हम अगले ये 8 दिन में कुछ निर्णय लेंगे, और 8-10 दिन बाद 350 रुपए पर क्विंटल, ऐसा 200 क्विंटल के लिए सब्सिडी दे दी। उसका पूरा कुल आंकड़ा था 851 करोड़ रुपए। 850 करोड़ रुपए एक आंदोलन के माध्यम से मिला। अगर वो महाराष्ट्र में मिला तो उसी दरमियान ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में दाम 4,000 थे, यहाँ भी दाम उतने थे, लेकिन एकजुट नहीं थे, संगठित नहीं थे, तो यहाँ नहीं मिल पाया। तो आप एक किसान के लिए हमारे यहाँ 70,000 रुपए आए थे। किसी घर में अगर 2 किसान थे तो 1,40,000 आ गए, तो आपको भी आ जाते। तो हमें क्या करना है, हमें ये संगठन का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण काम ऐसा है कि हम किसी के विरोध में नहीं है, किसी के समर्थन में नहीं है। चाहे वो राज्य की पार्टी हो, चाहे देश की पार्टी हो, वो उनका काम है उन्हें राजनीति करनी है। हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं है। हमारा फैमिली, हमारा जो खुद हम खुद और हमारी पूरी फैमिली, उनके क्या सपने, हमारे बच्चों के क्या सपने, हमारे माँ बाप का क्या सपना है, हमारे पूरे फैमिली मेंबर जो माता भगिनी है उनको उनके क्या सपने होते हैं। प्याज के अगर अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छा पैसा किसान के घर में हर साल आएगा, तो आपको जो डेवलपमेंट करना है, आपके बच्चों की शिक्षा है, पढ़ाई है, दवा का काम होता है घर में, और ये महंगाई भी बढ़ चुकी है। जैसे देश के 140 करोड़ आबादी को अगर महंगाई बढ़ चुकी है, तो हमको भी महंगाई बढ़ चुकी है। खाद के दाम बढ़ चुके हैं, लेबर के दाम बढ़ चुके हैं, पेस्टिसाइड के दाम बढ़ चुके हैं, सीड्स के दाम बढ़ चुके हैं। तो इसको अगर हमको ट्रैक करना है, इसको क्रैक करना है, तो हमें क्या होना चाहिए कि हर साल दाम मिलना चाहिए। कभी 4-5 साल में अगर 5,000 हमें क्विंटल का दाम मिलता है, वो भी 1-2 महीने के लिए, तो हर किसान तो मुनाफे में नहीं आता।
कहाँ ओले गिरते हैं, बेमौसमी बारिश होती है, कभी कभी साल में सूखा भी होता है, तो 4-5 साल में ऐसा आता है। और 5-6 साल के बाद अगर आपको 5,000 के दाम मिल जाते, वो भी 1-1.5 महीने के लिए, और बाकी के 4-4, 5-5 साल कौड़ियों पे दाम भला नहीं होगा, हमारा भी कभी भला नहीं होगा किसानों को। इसके लिए हमें जो काम करना है तो वो काम एकदम माइक्रो प्लानिंग करना पड़ेगा, उसके लिए हर दिन काम करना पड़ेगा। तो हर किसान उसमें तो नहीं काम कर सकते, तो संगठन के जो लोग हैं जो ये काम करेंगे, जो टीम है, तो हम आपको इस माध्यम से ये बताने चाहते हैं कि अभी इसके बाद जो मीटिंग होगी, मध्य प्रदेश के किसान, गुजरात के किसान, राजस्थान के प्याज उत्पादक किसान, चाहे देश के अलग अलग राज्यों के प्याज उत्पादक किसान, मैं भगवान महाकाल की इस पावन नगरी से मैं आपको बताना चाहता हूँ एक खुशी की बात कि अगली मीटिंग जो होगी पूरे देश के अलग अलग प्याज उत्पादक राज्यों की, वो दिल्ली में होगी। और दिल्ली में अभी अगले 10 साल का प्याज का क्या नीति होगा, सरकार की क्या जिम्मेवारी है, हम किसान के नाते क्या करेंगे, सिस्टम क्या करेगी, ये तीनों मिलके हमें जो आगे का 10 साल का जो नीति बनाना है, उसके लिए आगे की मीटिंग दिल्ली में होगी। और देश के अलग अलग राज्यों के, सब राज्यों के जो चुने गए किसान है, उनको वहाँ मीटिंग में बुलाएंगे और आगे के 10 साल का रणनीति हम तय करेंगे। आज आपको जो प्रेजेंट में, वर्तमान में आपके भंडारण में जो प्याज है यहाँ मध्य प्रदेश में, उस प्याज का क्या होगा, आगे दाम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आगे का क्या होगा, वो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। हमारा जो प्याज का किसान है, सीड्स उसका होता है, खेती उनकी होती है, मेहनत उनकी होती है, वो सब प्याज बनाने तक वो मालिक रहता है। जैसा ही प्याज उनका कट्टे में भरा जाता है या कुछ यहाँ ट्रैक्टर में वो लेके जाते हैं कि नहीं जाते मालूम नहीं मुझे, लेकिन वो एक प्याज अपने भंडारण से जब बाहर निकलता है तो हमारा जो मालिक बना है वो खत्म हो जाता है, उसका मालिक दूसरा ही बन जाता है, हमारा हक खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, खेती में बनने वाला प्याज है किसान का, और जिस ग्राहक के घर में प्याज यूज किया जाता है, वो खा जाता है, वहां तक हमारा रोल हमको अभी आगे बढ़ाना है। हमारी खेती से ग्राहक के घर तक जो प्याज में हमारा रोल बढ़ेगा। अब मान लो आपका प्याज 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए किलो में, यानी 1000-1200-800 रुपए क्विंटल में जा रहा है। आपका कोई अगर पहचान वाला है, देश के अलग अलग बड़े सिटियों में, मेट्रो सिटी में कोई रहता है, कोई रिलेटिव है, कोई पहचान वाला है, कोई दोस्त है, तो ये कार्यक्रम होने के बाद उनको फोन लगाइए, फोन घुमाइए और उनको पूछे कि आपके यहाँ प्याज क्या दाम में मिल रहा है। वो आपको दाम बताएगा 25 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए। अगर यहाँ का 10 रुपए का प्याज अगर बड़े बड़े शहरों में 40 रुपए में मिलता है, तो बाकी के 30 रुपए हमको, उसमें से कितने पैसे हमारे घर में आ सकते? अगर वो 40 रुपए, 30 रुपए के हमारे 10 रुपए छोड़ दो, आगे के जो 20 रुपए, 25 रुपए, उसमें से आधे भी पैसे हमारे घर में अगर हम ला सकते, तो आपका 10 रुपए का 10 रुपए और उसमें जो जुड़ जाएंगे, तो आपका आज ही दाम 20 रुपए हो सकता है। ये प्रैक्टिकली सच में हो सकता है, लेकिन इसके लिए सोच बड़ी होनी चाहिए। हम क्या देखते हैं, हम अपना गांव में रहते हैं, गांव की सोच रखते हैं। अपनी सोच देश के लिए बनाओ, आपकी सोच देश के 140 करोड़ के या आबादी के लिए बनाओ कि आपका जो प्याज है, अभी मैं मध्य प्रदेश से कल जब नासिक धुलिया से हमने जो बाय रोड से हम आए, तो हमने देखा कि हर जगह तो प्याज नहीं है। इतना बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, हर किसान के पास तो प्याज नहीं है। 140 करोड़ आबादी ये है हमारी, और पूरे दुनिया की आबादी 800 करोड़ है। अगर 800 करोड़ में कितने ज्यादा जो ग्राहक है, कंज्यूमर है, उनके पास हम पहुंच सकते, इसके लिए संगठन काम करेगा, इसके लिए आपको साथ देना है। तो आपका प्याज आपको अभी सस्ता लगता है, लेकिन अगर संगठन के माध्यम से अगर वो आपको बेचना है, आगे की रणनीति तय करनी है, तो हर साल में मिनिमम जो दाम है, इसके लिए हमें लड़ना है। मैक्सिमम दाम के लिए हमें नहीं लड़ना है। मिनिमम दाम क्या होना चाहिए प्याज को, तो 30 रुपए कम से कम होना चाहिए। मैक्सिमम दाम ना संगठन के हाथ में, ना सरकार के हाथ में, ना आपके हाथ में। कभी कभी पूरे राज्य में भारी बारिश हो जाती है, कभी कभी एकदम ओले गिरते हैं, कभी प्याज सड़ जाता है, तो ऐसे में 4-5 हजार क्विंटल का दाम भी हो जाता है, 10,000 भी हो जाता है। तो चंद दिनों के लिए होता है, तो चंद दिनों में कुछ होने वाला नहीं है। साल के किसी भी महीने में आपको प्याज मंडियों में बेचना है, तो आपको 30 रुपए से अधिक प्रति किलो का दाम आपको पाना है। तो ये इकट्ठा होना, संगठित होना, इससे दूसरा कोई ऐसा माध्यम नहीं कि जिससे हमारी उन्नति हो सकती है। हमें डेवलप होना है, हमें हमारा आर्थिक, इकोनॉमिकल हमारा फैमिली का स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसी माध्यम से, इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ।
और दूसरी बात ये हो गई कि अभी यहाँ जो दूर दूर से किसान आए हैं, तो मुझे बात की खुशी है कि युवा किसान यहाँ ज़्यादा है। तो युवा में बहुत उसमें स्ट्रांग है, वो पूरा दुनिया की जानकारी उसके पास है मोबाइल में। वो यूट्यूब देखता है, व्हाट्सएप पे जानकारी आ जाती है उसके पास, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में। तो अभी उसको उनकी मुट्ठी में लाना है, बाकी कुछ नहीं करना। और मेरे खुद के बारे में अगर मैं कहूँगा तो पिछले 10 साल में मैंने इतनी डेडिकेटेड होकर काम कर रहा हूँ कि पूरे देश में यहाँ तो संगठन है, लेकिन महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन का व्हाट्सएप ग्रुप एक अमेरिका में बना हुआ है। जो यहाँ के किसान है, जो महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों के किसान है, वो वहाँ जॉब करते हैं, लेकिन वहाँ उनके घर में खेती है, प्याज की खेती होती है। उन्होंने फेसबुक पे देखा कि संगठन इतना बड़ा किसानों के लिए काम कर रहे, तो वहाँ उन्होंने एक ग्रुप बनाया, वो भी जुड़ गए। तो दुनिया हमारे मोबाइल के माध्यम से हाथ में आ चुकी है। पुराने जमाने में ये सुविधा नहीं थी। अगर आज जहाँ सब दिखता है वहाँ हमारा काम होना चाहिए। प्याज की मार्केटिंग बड़ी मात्रा में करना है, प्याज की एडवर्टाइजिंग करना है। अभी ये साफ बता रहे कि प्याज दुनिया में कौन सा देश 1 नंबर पे है, एकदम सच है। अभी अपना देश है वो 1 नंबर पे है। दुनिया में सबसे अधिक प्याज की खेती इंडिया में होती है, लेकिन वो चीज प्याज की बुआई के बारे में, प्याज के कितना प्रोडक्शन है उसके बारे में। दुनिया में 1 नंबर हम है ना प्याज के बनाने के लिए, तो दुनिया में 1 नंबर हमें इस बारे में रहना है कि दुनिया में 1 नंबर का रेट भी हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें काम करना है। अगर ज्यादा प्याज हम उगाते, ज्यादा प्रोडक्शन प्याज का करते, इसके लिए हमारा 1 नंबर अगर रहेगा और सबसे कम दाम लेने में अभी हमारा नंबर रहेगा, तो हमारा कोई फायदा नहीं। हमें अच्छे से अच्छे दाम भी चाहिए, और किसी एक साल नहीं चाहिए, हर साल चाहिए। तो हम इतना बड़ा पैमाने में प्याज करते हैं तो सरकार की भी एक परेशानी कम हो जाती है। सरकार का जो नफेड और एनसीसी का मैं आपको बात कह देता हूँ। देश में सबसे ज्यादा नफेड और एनसीसी का बफर स्टॉक का जो प्याज होता है, उसमें से 95% प्याज जो महाराष्ट्र से लेती है और 5-10% गुजरात और मध्य प्रदेश से लेती है। तो वो डायरेक्ट अभी किसान का प्याज भी नहीं हो जाता, वो उसमें बड़ी धांधली होती है। हजारों करोड़ रुपए सरकार उसमें डालती है, लेकिन उसमें पिछले 4-5 साल में इतनी धांधली हो चुकी है, आज भी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे, आपको देश के लिए प्याज चाहिए ना, कितना प्याज हर साल चाहिए। एक आंकड़े के माध्यम से मैं आपको बताना देता हूँ कि पूरे देश में 1 महीने के लिए 17 लाख टन प्याज की जरूरत होती है। उस हिसाब से 2 करोड़ टन प्याज देश को लगती है साल भर में। तो सरकार और सटीक आंकड़े निकाले, सरकार हमें बता दे केंद्र की, ये साल में हमें इतना करोड़ टन का प्याज चाहिए। उसके आगे का जितना प्याज हम उगाएंगे, बनाएंगे, तो सरकार के माध्यम से अलग अलग देशों में, विदेशों में वो प्याज एक्सपोर्ट करने की जिम्मेवारी सरकार ले। उससे हमारा अच्छा हल निकलेगा। अगर प्याज कम होता है तो ये एक्सपोर्ट बैन लगाते हैं, रेट बढ़ते हैं तो दूसरे देशों से प्याज इंपोर्ट करते हैं। प्याज ज्यादा होती है तो हम कौड़ियों के दाम में प्याज जब बेचते हैं तो सरकार गायब हो जाती है। तो हमें क्या कहना है, हमारे दाम बढ़ते हैं तब आप एक्शन में आ जाते हैं, दाम गिराते हैं। दाम हमारे गिरते हैं तो आप गायब हो जाते हैं। तो आप एक काम कीजिए, हमारे दाम बढ़ते हैं तब भी दखल ना दें, हमारे दाम कम होते हैं तब भी दखल ना दें। हम करेंगे क्या करना है, लेकिन ऐसा होता नहीं। सरकार किसी भी पार्टी की होगी तो वो प्याज के ऊपर उनका बहुत कंट्रोल होता है। आप इतिहास देख लो 40-50 साल का, आपको ये जानकारी सामने आ जाएगी कि प्याज की एक्सपोर्ट पाबंदी 2-3 साल के बाद में कभी ना कभी लगाई जाती है, कभी 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। तो ये अगर पूरा मामला रफा दफा करना है एक्सपोर्ट बैन का, तो इसके लिए हमारी आवाज ऊंची होनी चाहिए। हमारी आवाज कब सुनी पाएगी, प्याज का जो कोई भी केंद्र का निर्णय होता है वो दिल्ली में हो जाता है, ना वो महाराष्ट्र में होता है, ना मध्य प्रदेश में होता है। तो प्याज का कोई भी निर्णय अगर दिल्ली में होता है तो हमारी आवाज कहाँ उठनी चाहिए, दिल्ली में। हम क्या करते हैं, यहाँ रास्ते पे आ जाते हैं। तो यहाँ रास्ते पे आते हैं 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, यहाँ एक न्यूज बनती है और न्यूज़पेपर में आ जाता है, अखबार में, और वो दूसरे दिन खत्म हो जाता है। अगर हम दिल्ली में जाएंगे, पहली बार 500 किसान जाएंगे, आगे 5,000, 50,000, 5 लाख, तो सरकार सुनेगी। हमें ये करना है। तो एक ही मीटिंग में ये आज की जो प्रोग्राम है, सब चीजें तो मैं नहीं बता सकता, वक्त भी बहुत हो चुका है। तो हमें एक और अच्छी बात है कि यहाँ के जो लगातार बहुत साल इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब थे, अभी वो केंद्र की कृषि मंत्री है।
तो हमें क्या करना है, सत्ता में कोई भी है, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे बीजेपी वाले हो, और किसी पार्टी के हो या अपक्ष हो, निर्दलीय, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हमारा जो मांग है, हमारे जो काम है, वो उनसे हमें अगर वो काम करके लेने हैं तो हमारा उनसे साथ अच्छा कम्युनिकेशन भी होना चाहिए कि हमारे ये समस्या है और ये समस्या दुनिया में कोई नहीं हल कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते। उनको भरोसा देना है, क्योंकि राजनीति में जो लोग बैठते हैं वो ऐसे, उनको जो हमें जो काम उनसे करना है वो दादागिरी से नहीं हो सकता। जिधर संघर्ष करना है वहाँ संघर्ष भी करेंगे और जिधर संवाद करना है वहाँ संवाद भी करेंगे। तो संघर्ष और संवाद के साथ ये लड़ाई जीतेंगे। इसके लिए आपकी साथ चाहिए, तो आपकी साथ मिलेगी ना। और होता क्या है, मेरी बातें सुनने में थोड़ी हल्की फुल्की लगती है, लेकिन उसमें रिजल्ट ज़्यादा है। और मैं एकदम जोर से बात करूंगा तो ऐसा आपको लगेगा कुछ माहौल बना है, लेकिन आपके जेब में पैसा नहीं बढ़ेगा तो वो बात ही रह जाएगी। संगठन का काम आपके जेब में दिखेगा, आपके बैंक के अकाउंट में दिखेगा, आपके फैमिली के जो पूरे मेंबर हैं उनके चेहरे पे दिखेगा कि हम पिछले साल बहुत सालों से प्याज की खेती कर रहे थे, लेकिन जब से दिगोले साहब से और प्याज उत्पादक संगठन से हम जुड़े हैं तो देखो हमारे जो घर में है अधिकतम पैसा आ रहा है और हमारी खुशी बढ़ चुकी है, हमारे सपने पूरे हो गए हैं। हमारे पास कोई जादू नहीं, हमारे पास मेहनत है, हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास प्रामाणिकता है और हमारे पास एक जो जिस रास्ते से जाना है, जिस रास्ते पे सक्सेस है उसी रास्ते पे हमें चलना है। यहाँ मैं कल आया रात को, देर रात को, तो ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, तो मैं ट्रेन के माध्यम से आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ट्रेन की जो ट्रैक होता है, जो वह पटरी होती है, वो पटरी के नीचे जब उतर जाती है तो नुकसान हो जाता है, लेकिन वो पटरी पे चलती है तो वो उसकी जो तय सीमा होती है, जहाँ उनको जाना है वहाँ पहुँच जाते हैं स्टेशन में। वैसे आपको क्या करना है, पूरे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, जहाँ का भी प्याज उत्पादक किसान, सबको क्या करना है, प्याज उत्पादक संगठन के वो ट्रैक पे चलना है, आपको पटरी पे चलना है। आपकी जिम्मेवारी आप छोड़ दो, आपको प्याज उगाना है, प्याज और उगाना आपका काम, प्याज को अच्छा दाम मिलना जो मिलकर देने का काम है वो संगठन करेगा। बस यही स्पष्ट उद्देश्य है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, हमारे एक किसान की एक मानसिकता है, वो थोड़ी सी छोटी मानसिकता है। मैं किस बात में खुश होता हूँ कि जैसे अभी आशीष जी है, मान लो कि एक ही गांव के थोड़ी देर के लिए हम लोग, हम मार्केट में मंडी में जाते हैं, जब प्याज का दाम, उनका प्याज का है 1000 रुपये और मेरे 1050 रुपये, मैं खुश हूँ किस बात के, 50 रुपये मुझे ज़्यादा मिल गए। लेकिन मेरी ये सोच नहीं थी कि 3050 क्यों नहीं, उनका 1000 का है तो 3000 क्यों नहीं। तो ये जो सोच बदलनी पड़ेगी। हमें किस में खुशी होती है, हमारे किसान का नुकसान होता है तो हमें खुशी होती है। ये सच्चाई है, कड़वी है लेकिन ये सच्चाई है। हम हमारे नुकसान से और हमारे जो खेती के अलग जो बांधव है उनका जो नुकसान होता है उससे हमें खुशी मिलती है। ये सच्चाई है। ये जिस दिन हम स्वीकारेंगे उस दिन क्रांति होगी। आपको अगर इकट्ठे आ गए, आपका उद्देश्य क्या है, आप तो टाइम पास करने नहीं आए, आपको कुछ आगे का भविष्य का एक आपको ये था कि हमें कुछ वहाँ जाके मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा जिससे हमारा आगे का जो भविष्य अच्छा होगा। तो मैं अभी जो बात आपको कर रहा हूँ ये कड़ी सच्चाई है। किसान का विचार जो है वो गांव का विचार छोड़ दो, देश का विचार बनाओ, दुनिया का विचार बनाओ। आपके पास अभी इसके बाद आपको करना है, इस सीजन से आप प्याज की खेती करोगे, नया सीड डालेंगे, बीज डालेंगे, तो बीज डालते वक्त आपको सामने कितने लोग दिखने चाहिए। आप बीज डालोगे ना खेती में प्याज का, तो आपको कितने लोग दिखने चाहिए, 800 करोड़। हम सरकार के सामने बैठेंगे, हमें अमेरिका में प्याज भेजना है, हमें ऑस्ट्रेलिया में भेजना है, हमें यूरोप में प्याज भेजना है, हवाई जहाज से भेजना है। ये देखो बारिश को भी मंजूर है हमारी बात, तो एक आशीर्वाद है। तो आप मेरी बात बारीक से सुनो, मेरे बात में एकदम ज्यादा ये हवाई की बात नहीं होती। ये जो जमीनी हकीकत में आपके सामने साझा करने आया हूँ, ये सुनने में एकदम ऐसा लगता है कि हो गया नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक शब्द है, मेरे डिक्शनरी में एक शब्द नहीं है जिसका नाम मैं नहीं जो बोलता है ना, ये मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं कुछ भी संभव कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपकी साथ चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। अगर यहाँ आपको एक मोटरसाइकिल खड़ी है, उसको धक्का देना है, तो एक आदमी भी वो दूर लेकर जा सकता है धक्का दे, पेट्रोल अगर खत्म हुआ है। लेकिन वो अगर आप मान लो कि यार वो रोलर होता है ना रोड का,
वो एक आदमी धक्का दे सकता है, बड़ा बड़ा पॉकलेन होगा उसको धक्का दे सकता है। तो हमारी समस्या अगर इतनी बड़ी है तो हमें आपकी सबकी साथ लगेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। तो बहुत लंबा बात करके मैं अभी एक ही मीटिंग में सब नहीं बता सकता, आगे जाके आप हम सब जुड़े हैं, मेरा नंबर आपको सबको साझा किया जाएगा, आप उसके माध्यम से डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन भी लगा सकते हो। कोई भी किसान हो, दिन हो रात हो, मेरा वही नंबर है पूरे देश में फैला हुआ, जो मेरे घर के मेंबर मुझे फोन करते हैं वही नंबर मैंने सबको दिया है 10 साल से। अलग कोई काम नहीं, जो यहाँ बोलूँगा वही आपको अनुभव आएगा। तो आपको काम क्या करना है, अभी आशीष भाई भी बहुत सालों से जुड़े, या अलग अलग जो बहुत भाई किसान, सबके तो मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अभी इसमें जो आज ये प्रोग्राम है इसके लिए जिन्होंने अच्छा मेहनत की है पिछले 8 दिन में, तो मैं उनका नाम लेना मुझे ठीक लगता है इसमें। तो मैं उनका नाम लेता हूँ। तो 1-2 मिनट का भी बाकी है प्रोग्राम। इस आज के जो कार्यक्रम है उन्नत खेती का, प्याज उत्पादक किसान कमल सिंह जी डोडिया डिडोडिया, हाँ कमल सिंह जी डोडिया, इंद्र सिंह राठौर, गोकुल सिंह जी पवार, संतोष जी पाटीदार, राम बाबू पाटीदार, सोहम डाबी और आशीष पाटीदार, देखो नाम भी उन्होंने नीचे डाला है उसको, हाँ जीवन सिंह अंजना, पवन पाटीदार, हरिओम पाटीदार, बलराम पाटीदार और सुनील पाटीदार। बलराम पाटीदार दूर से आए थे, इधर ही लोकल, हाँ, और सुनील पाटीदार, कमल पाटीदार, मुकेश बागवान, राधेश्याम जाट, कृष्ण पाटीदार, बिहारी लाल पाटीदार, रविंद्र सिंह, नीलेश चौधरी, तो अजय पटेल का नाम है किसमें, हाँ अजय जी अंजना, और बहुत साथी, सबका नाम हम नहीं ले पाते, किसी को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ जुड़े यही सबसे बड़ा नाम है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, घर वालों ने मेरे देश का नाम रखा है, अगर कोई मेरा नाम भूल जाता है तो आप देश का नाम भूल रहे हैं, ध्यान में रखना मेरे को कोई पूछता है, अगर 5-6 महीने के बाद मिलता है, नाम क्या था आपका, अरे आप देश को भूल गए, मुझे नहीं भूल गए, ये बात है। तो आपको कभी भी कुछ भी समस्या हो, आपकी प्याज की खेती की हो, आपकी पर्सनल लाइफ की हो, 2 मिनट उसके बारे में बता देता हूँ कि आपको आज से क्या मंत्र लेके जाना है। यहाँ से आपको ये मंत्र लेके जाना है कि कभी भी नर्वस नहीं रहने का, नकारात्मक सोच नहीं रखने का, हम है तो दुनिया है, ये सोच रखनी है आपको। क्योंकि महाराष्ट्र अलग अलग देश के हिस्सों में किसान नर्वस हो जाता है, निराश हो जाता है, वो सुसाइड भी करता है। अगर उसे रोकना है तो हमारा हाथ आपके हाथ में होना चाहिए, आपका हाथ हमारे हाथ में होना चाहिए, और हम सबका हाथ एक दूसरे के हाथ में होना चाहिए। कोई सुसाइड नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं होगा। अगर कोई परेशान है, अभी मेरे सामने जो लोग बैठे, मेरे स्टेज पे जो लोग बैठे, इनमें से बहुत ऐसे लोग हो गए कि यहाँ तो भीड़ में जो खुद का जो दर्द है वो भूल गए, लेकिन उनका खुद का अलग अलग दर्द होता है। किसी के पास कर्जा बैंक का ज़्यादा होता है, किसी के पास अलग अलग समस्या होती है। तो कोई भी आपकी समस्या है, ना आप छोड़ पाते ना हम छोड़ पाएंगे, लेकिन सब मिलकर छोड़ेंगे उसको, हम उसका हल निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ आपको साथ देनी है। मेरे यहाँ इस पवित्र नगरी में, भगवान महाकाल के नगरी में आपने मुझे बुलाया, मेरा और मेरे टीम का बहुत अच्छा स्वागत किया, वेलकम किया। इसके लिए मैं आप सभी आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने जो बात रखी, कुछ मुद्दे रहे होंगे तो अगली बार वो आ जाएंगे, व्हाट्सएप पे वीडियो आ जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे, लगातार आपसे बात करेंगे। फोन नंबर भी आप मुझे कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, नंबर है मेरा। तो इस माध्यम से आज आप भी इतने दूर दूर से आए, आपका भी मैं एकदम तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद अगर आपके कुछ प्रश्न है तो मुझे डायरेक्ट बोल सकते हैं, यहाँ हम चर्चा भी करेंगे। तो ऐसा ये कार्यक्रम आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं आप सब जो मेरे सामने बैठे किसान हैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और अपना जो यहाँ जो सब है मेरे साथ आए साथी, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जो आपने तहे दिल से सुना, मेरी बात सुनी,
इसको आगे लेके जाने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप सब हमें संगठन को साथ देंगे, ये मैं आपसे भरोसा रखता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुरानी कहावत है कि हम साल हारे हैं, जीवन नहीं हारे हैं। अगर हमें इस साल रेट नहीं मिले तो हम आगे करेंगे। आपको पता ही होगा कि हमारे बीच में सबसे वृद्ध किसान जो है श्रीमान ठाकुर साहब नारायण सिंह जी बेडास से विराजमान हैं, और इनके इसमें एक ही बात कही जाती थी कि आप जिस खेत में एक बार अजमा बो दो, या अगर जो किसान एक बार अजमे की बुआई कर देगा या जो है कि अलस की बुआई कर देगा, उसे 3 साल तक करना होगी। वो इसलिए कहा जाता था कि उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आपको परिवार में हानि होगी, कि आपको करना ही है, या आपने कोई लाइसेंस ले रखा है। वो उनका एक ही लक्ष्य था कि आप 1 साल ना कमा पाओ, दूसरे साल लगाओ, दूसरे साल ना कमा पाओ, तीसरे साल लगाओ, और तीसरे साल में तो भगवान भी सुन लेते हैं कि यार अब इसकी तो सुनना ही पड़ेगी कि ये 3 साल से मेहनत कर रहा है, तो इसे हमको देना ही पड़ेगा। और जैसा कि सर ने बताया कि वो 2015 से महाराष्ट्र में प्याज की एक अलग जगह रहे हैं, हमें ऐसे संगठन की आवश्यकता मध्य प्रदेश में भी है। जैसा कि उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के एक एक परिवार में 1.5 लाख रुपए आए। वो क्यों आए? वो इन्हीं की मेहनत से आए, क्योंकि घर पे अगर खाना बन जाता है तो वो बना के रख दिया जाता है। जब तक आप नहीं बोलोगे कि मुझे परोस के दीजिए, आपको जब तक थाली नहीं लगेगी। आपको मांगना होगा, और वही मांगा है आपने। और ये मांगने की कार्रवाई कैसे हुई है? एक संगठन से हुई है। तो ऐसा संगठन हमें भी मध्य प्रदेश में बनाना होगा। सबसे पहले तो आदरणीय मंच एवं मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री भारत जी एवं सभी साथी बंधुगण, मैं माफ़ी चाहूँगा, सबके नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप सभी लोगों का हमारे इस महाकाल की पावन नगरी में स्वागत है। और आप सभी किसान भाई की भी कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, ये सब हम किसान भाइयों का ही कार्यक्रम है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि आदरणीय भारत सर के उद्बोधन के बाद आपको उनके उद्बोधन में क्या सार नजर आया? क्योंकि संगठन में ही शक्ति है। आप कुछ भी काम कीजिए, बिना एकत्रित हुए, बिना यूनिटी के, बिना एकता के हमको सफलता किसी में भी नहीं मिल सकती। सर का पूरा उद्बोधन ही उस यूनिटी के बेस पे था, एकता के आधार पर। ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग थोड़ा सा ये सोचने की कोशिश करें, जैसे हमारे आदरणीय नागर साहब ने जो उद्बोधन दिया था पोषक तत्वों के प्रबंधन को लेकर के, है ना, यहाँ पर उपस्थित जितने भी किसान भाई हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो यूरिया, डीएपी, पोटाश और 12-32-16 डाल के प्याज की खेती करते हैं? सभी करते हैं, है ना, तो कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, जितने भी ये लोग सभी ये खाद डाल के आप लोग सब एक जैसी ही खेती कर रहे हैं, लगभग ज्यादा टेक्निकल में भी ज्यादा कोई फर्क नहीं है। दवाइयाँ चाहे वो कीटनाशक हो या फफूंदनाशक हो, वो भी लगभग सेम है। एक भाई दूसरे को फोन करके पूछेगा क्या भैया आपने कौन सी डाली, किससे कंट्रोल हुआ, तो चलो मैंने भी डाल ली, या मेरा पड़ोसी डाल रहा है तो मैं भी डाल रहा हूँ, यही होता है अधिकतर। ठीक है, ये सारी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी क्या आप सभी किसान भाइयों के प्याज का उत्पादन एक जैसा है क्या? नहीं है। तो अगर उत्पादन एक जैसा नहीं आ रहा है, जबकि आप लोगों की प्रैक्टिस अधिकतर लोगों की एक जैसी है, तो उत्पादन कम या अलग अलग होने का मुख्य कारण क्या है? जवाब दीजिए, अपन गप्पे मार नहीं आए। ठीक है, तो अब अगर ये मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है, अगर हमको उसको बढ़ाना है, तो हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? तो सॉइल टेस्ट करवाने वाले कितने किसान भाई यहाँ पे मौजूद हैं जो मिट्टी परीक्षण करवाते हैं? 250 में से 8 से 10 केवल हाथ ऊंचे हैं, बाकियों के हाथ ही ऊपर नहीं है। देखिए, जो भाई साहब जो बात बोल रहे हैं ना कि रिजल्ट सबके एक जैसे आते हैं, वहां पे एक सबसे बड़ी समस्या क्या है मालूम है? टेस्टिंग होने के बाद पूरा रिपोर्ट का बंडल हाथ में रख लिया जाता है और वो बढ़ते चले जाते हैं।
रेंडमली मुश्किल से 0.1-0.2% ऊपर नीचे होगा और भर भर के छोड़ दिए जाएंगे। अगर कोई सरकारी अधिकारी यहाँ मौजूद हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन सच्चाई यही है, ये सच्ची बात है। अब एवरेज वैल्यू देने के बाद अनुशंसा जो दी गई है वो तो सभी किसान भाइयों को एक जैसी दे दी, आपको इतना डीएपी डालना, इतना पोटाश डालना, इतना यूरिया डालना, सब कर दिए। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर अब आगे से आप जो भी किसान भाई को टेस्टिंग करवाएं, सबसे पहली नजर उस पूरी लिस्ट में आपके ऊपर जानी चाहिए जैविक कार्बन के ऊपर, जैविक कार्बन के ऊपर। नहीं तो अधिकतर किसान भाइयों की धारणा क्या है कि साहब मिट्टी परीक्षण हम लोग इसलिए करवाते हैं कि जो तत्व ज्यादा है वो हमको कम डालना है और जो कम दिख रहे हैं वो ज्यादा बढ़ा के डालना है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। वो तत्व भी, वो सारे के सारे तत्व भी तभी काम करेंगे जब मिट्टी के अंदर कार्बन होगा। आइए मेरी बात समझ में। अब ये कार्बन आएगा कहां से? जो भी आप इन रासायनिक खादों के अलावा जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे करके वो खाद ह्यूमस में परिवर्तित होगा, फिर कार्बन बनेगा, और वो जो कार्बन है आपके द्वारा दिए गए रासायनिक खादों को पकड़ करके रखता है उन तत्वों को, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटाश हो। ठीक है, तो जिस किसी किसान भाई के खेत में अगर गोबर का खाद कम है या कार्बन कम है तो क्या होने वाला है? उत्पादन कम ही होगा। आपकी संतुष्टि के लिए आपने कट्टे भर भर के फेंके, किसी ने 1 फेंका, 2 फेंका, 3 फेंका, उत्पादन लेकिन कम ही है, क्योंकि उन तत्वों को पहुंचाने के लिए जो सूक्ष्म जीव जो काम करते हैं, उन जीवों का भोजन वो कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, और वो कार्बनिक पदार्थ आप लेके कहां से आते हो? या तो किसी अलग किसान से जिसके पास ज्यादा गोधन है, या किसी गौशाला से। ठीक, अब आज के समय में गोधन कम हो चुका है, तो क्या आप लोगों के पास में कोई ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप घास चारा डालो और वो मशीन आपको गोबर बना के दे दे? ऐसा तो नहीं है ना। ऐसी कोई मशीन बनाओ तो सबसे पहले मुझे बताना। ठीक है, अब ऐसी कोई मशीन बनना संभव भी नहीं है। अब समय की मर्यादा के कारण मैं 5 मिनट में आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं कुछ चीजें। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अब सबसे पहले खास तौर से आपको ये ध्यान रखना है कि जब जब आप किसी भी पोषक तत्व का इस्तेमाल करते हैं उसमें फास्फोरस और पोटाश हमेशा आपको बेसल डोज में एक ही बार में दे देना। अगर आप पार्ट में भी डिवाइड करना चाहते हैं तो आप अगर 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो वो आप 2 बार डाल सकते हैं। शुरू के पहले 15 दिनों में 12-32-16 एक बार 50 किलो, फिर उसके बाद में यूरिया और पोटाश 15-15 किलो लगभग 30 दिन के बाद या 35 दिन के बाद, और 45 से 50 दिन के आसपास में आपको फिर से 12-32-16 देना है। कुछ किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं प्याज को फुलाने के लिए, बोलते हैं साहब प्याज फुगाना है। फुगाने में ध्यान मत दो, जितना जो कुछ देना है 60 दिन के पहले पहले दे देना। अगर 60 दिन के बाद में आपने जमीन से कोई भी खाद दिया, वो प्याज का आप भंडारण नहीं कर पाओगे। ठीक है, और प्याज का भंडारण किस एक तत्व पे सबसे ज्यादा निर्भर करता है, वो है सल्फर। अगर सल्फर आपने प्रचुर मात्रा में यानी कम से कम 10 किलो प्रति बीघा दाल वाला सल्फर आपने जमीन में दिया है, तब जाके आपकी स्टोर में वो प्याज 8 महीने टिकेगी। और उसकी पहचान क्या है? यदि आप कांदे को काटो 7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, जिसकी आंखों में से जितने ज्यादा आंसू आ जाए, समझ जाना कि उसके खेत की मिट्टी में सल्फर उतनी ज्यादा है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, अब चीजें तो काफी कुछ और भी चर्चा करनी थी, लेकिन समय का अभाव है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भोजन के बाद अगर आप रुक के थोड़ा सुनना चाहें तो हम लोग और आराम से बात कर सकते हैं। हम लोग दिन भर यही है, लेकिन हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको भी अभी जाना है, इसलिए अपने सर को बहुत बहुत धन्यवाद।